Hello friends, Namaste. I hope and wish that you and your families are doing good and your preparations are going well. I am Priyanka Purohit from Shade Samriddhi Guidance SSG. I will upload some audio notes for CA final audit for the 1.5 days quick revision. क्योंकि ये लास्ट 1.5 डेज का रिवीजन है, इसीलिए मैं कोई भी नोट्स या पीडीएफ शेयर नहीं करूंगी और सिर्फ ऑडियो नोट्स के साथ ही आप अपने नोट्स को लेके ये ऑडियो रिवीजन देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं एसए 720 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है वो सारी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विच इज़ इंक्लूडेड इन एंटिटीज एनुअल रिपोर्ट। तो जब भी कोई एंटिटी अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज करती है, जारी करती है, उसके अंदर वो कुछ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करती है जो कि यहाँ पे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अदर इन्फॉर्मेशन में आती है। इसके स्कोप में आप बता सकते हैं या इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि ऑडिटर जो ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर वो कवर नहीं करती इस अदर इन्फॉर्मेशन को, और ना ही इस अदर इन्फॉर्मेशन के लिए ऑडिटर कोई ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है। इस एसए 720 में मेजरली 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला तो आता है ऑडिटर के क्या प्रोसीजर होंगे, फिर उसके ऊपर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सेस होंगे और फिर उसके रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले हम देते हैं ऑडिटर के क्या प्रोसीजर होंगे। तो प्रोसीजर के अंदर भी 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो वो ऑब्टेन कैसे करेगा अदर इन्फॉर्मेशन, और दूसरी बात आती है रीडिंग एंड कंसीडरिंग द अदर इन्फॉर्मेशन। तो पहले हम देखेंगे ऑब्टेनिंग अदर इन्फॉर्मेशन। तो जब भी ये एक ऑडिट प्रोसीजर है, यानी कि जब भी उसे ऑडिटर को ऑब्टेन करनी होगी अदर इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करेगा। तो उसके अंदर 3 स्टेप हैं। सबसे पहला तो वो देखेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स उसे जो इंक्लूड करने हैं अदर इन्फॉर्मेशन में। फिर क्या वो पूछेगा, इसके लिए वो क्या करेगा, वो डिस्कशन करेगा मैनेजमेंट के साथ कि विच डॉक्यूमेंट्स कंप्राइज द एनुअल रिपोर्ट और उनका मैनर और टाइमिंग क्या है इशुएंस का। सेकेंड पॉइंट आता है कि वो ऑब्टेन करेगा इफ पॉसिबल, अगर हो सकता है तो ऑडिटर रिपोर्ट के पहले ही उसे ऑब्टेन करने की सोचेगा। क्योंकि हमने क्या कहा, अदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि इंक्लूड होती है इन द एंटिटीज एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट तो कब होती है, जब ऑडिटर ओपिनियन दे देता है, ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट जारी कर देता है। वो सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सारी चीज़ें हम जब हमारे शेयर होल्डर के सामने रखते हैं, जनरल मीटिंग में रखते हैं, तब हम उसे एनुअल रिपोर्ट के साथ भेजते हैं। तो पहले ऑडिट रिपोर्ट जनरेट होती है, उसके बाद ही एनुअल रिपोर्ट एंटिटी जनरेट करती है। यानी कि पहले ऑडिटर अपनी ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा, उसके बाद ही एंटिटी जो है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी करती है। तो अगर आपको हो सके तो ऑडिटर कोशिश करेगा इफ पॉसिबल ऑब्टेन प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर ऑडिटर रिपोर्ट के पहले अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो देख लेगा, और अगर कोई डॉक्यूमेंट या कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं अवेलेबल होते हैं तो ऑडिटर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को टू प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, WR मांगेगा। क्या बात का, कि जो भी फाइनल वर्जन होगा ना इन अदर इन्फॉर्मेशन का, वो प्रोवाइड किया जाएगा ऑडिटर को व्हेन अवेलेबल एंड प्रायर टू इट्स इशुएंस बाय द एंटिटी। यानी कि पहले जारी बिना ऑडिटर को दिखाए वो सारी अदर इन्फॉर्मेशन इशू नहीं की जाएगी। इस बात का वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा कि फाइनल वर्जन जब भी होगा तुम जो भी एंटिटी है वो ऑडिटर को प्रोवाइड कर देगी। तो इस हिसाब से ऑब्टेनिंग द अदर इन्फॉर्मेशन में 3 चीज़ें आ गई। सबसे पहले तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंक्लूड करती है वो एंटिटी अदर इन्फॉर्मेशन में, वो उसे ऑब्टेन कर लो प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर नहीं मिल रहा है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है रीडिंग एंड कंसीडरिंग अदर इन्फॉर्मेशन। तो अब ये जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने कलेक्ट की है, ऑब्टेन की है, उसका वो करेगा क्या, कैसे कंसीडर करेगा, कैसे उसे रीड करेगा। तो उसे 2 चीज़ें देखनी है, मटेरियल इनकंसिस्टेंसी देखनी है। मटेरियल इनकंसिस्टेंसी देखनी है उसे किस किस के बीच, या तो उसे अदर इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिलेगी, या फिर उसे देखनी होगी मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑडिटर्स नॉलेज, यानी कि ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग के बीच में। तो 2 चीज़ें हो गई, मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरी बात मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑडिटर्स नॉलेज या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग। तो जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें तब उसे ऐसे 450 अप्लाई करना होगा, और जब भी हम
मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑडिटर नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग की बात करें, तब उसे ऑडिटर को ऐसे 315 अप्लाई करना होता है। जब भी वो कंसिडर कर रहा है अदर इन्फॉर्मेशन, उसे रिमेन अलर्ट रहना है, रिमेन अलर्ट फॉर इंडिकेशन दैट अदर इन्फॉर्मेशन अपीयर टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर का नॉलेज तो ऑडिटर के हाथ में है, लेकिन ये अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर ऑडिटर का कंट्रोल नहीं है। तो इसके लिए भी उसे अलर्ट रहना है कि उसको कोई इंडिकेशन तो नहीं मिल रही कि अदर इन्फॉर्मेशन में भी मटेरियली मिसस्टेटमेंट कुछ है या नहीं। अब अगला पॉइंट आता है ऑडिटर के रिस्पॉन्सेस। तो उसमें अगेन 2 केस आते हैं, बाइफरकेट होते हैं। सबसे पहला है कि अपीयर्स टू एग्जिस्ट, उसे ऐसा लग रहा है कि कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है अदर इन्फॉर्मेशन में, है भी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर उसे सिर्फ लग रहा है तो वो क्या करेगा, अगर उसे लग रहा है मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अपीयर्स टू एग्जिस्ट, तो वो डिस्कस करेगा विद द मैनेजमेंट और फिर परफॉर्म करेगा अदर प्रोसीजर्स। क्यों परफॉर्म करेगा अदर प्रोसीजर, कि वो फाइंड आउट कर सके कि किस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, अदर इन्फॉर्मेशन में है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, या फिर ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग में मिसस्टेटमेंट है। यानी कि ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग को अपडेट होने की जरूरत है या नहीं, या फिर अदर इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं। इसके बाद में दूसरा केस आता है व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट, यानी कि उसको मालूम पड़ गया, वो समझ गया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। पहला हमने क्या देखा था कि उसको अपीयर्स टू एग्जिस्ट, उसे लग रहा है कि हो सकती है। अब यहाँ पे कंफर्म है कि हाँ भाई अदर इन्फॉर्मेशन में मिसस्टेटमेंट है, तब वो क्या करेगा, तब उसके ऑडिट रिस्पॉन्सेस क्या होंगे। अगर उसे लगता है कि एग्जिस्ट करता है तो वो सबसे पहले मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि वो करेक्ट कर दे अदर इन्फॉर्मेशन। अगर मैनेजमेंट मान जाती है तो ऑडिटर को चेक करना होगा कि जो करेक्शन हुआ भी है या नहीं। दूसरी बात आती है कि अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, इन केस अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देती है तो ऑडिटर को क्या करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा टू TCWG और उन्हें रिक्वेस्ट करना होगा कि वो करेक्शन कर दें। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, उसके अंदर 2 हिस्से आते हैं कि जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट जो हो रही है अदर इन्फॉर्मेशन में, वो जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो उसे कब मिली या कब उसे मिसस्टेटमेंट का पता चला। अगर उसे प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्योंकि हमने देखा था कि ऑडिटर, जब हमने ऑब्टेनिंग वाला इन्फॉर्मेशन की बात देखी थी, तो ऑडिटर या तो प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑब्टेन कर सकता है या फिर उसके बाद भी ऑब्टेन कर सकता है, यानी कि ऑडिटर रिपोर्ट के बाद में भी उसे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इन केस अगर प्रायर टू द डेट था ऑडिटर रिपोर्ट, यानी कि उसने अभी तक ऑडिटर रिपोर्ट जारी नहीं की है, तो वो क्या करेगा, एप्रोप्रिएट एक्शन ले लेगा। जैसे कि वो TCWG को कम्युनिकेट कर देगा कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं इस अदर इन्फॉर्मेशन के मिस स्टेटमेंट होने के ऑडिटर के रिपोर्ट के ऊपर, और कैसे वो ऑडिटर प्लान कर रहा है कि वो इस मिस स्टेटमेंट को एड्रेस करेगा। या फिर वो क्या कर सकता है, क्योंकि उसने अभी तक ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं की है, तो वो विड्रॉ करने की भी सोच सकता है अगर लॉ और रेगुलेशन उसे अलाउ करते हैं तो। इसके बाद में अगला केस आता है, लास्ट केस इसमें ये आता है कि जो भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट है कर रही है अदर इन्फॉर्मेशन में, वो ऑब्टेन हुई आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी कि ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर चुका है वो, और अब वो उसके अंदर तो वैसे चेंजेस कर नहीं सकता, लेकिन अब उसे पता चला है कि अदर इन्फॉर्मेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो अब वो उसका क्या करेगा। तो अब इस केस में क्या हो सकता है, अगर करेक्ट हो चुके तो कुछ नहीं, परफॉर्म कर देगा अदर प्रोसीजर, और अगर नहीं करेक्ट हुई है तो वो क्या करेगा, कम्युनिकेट कर देगा, TCWG को कम्युनिकेट कर दिया, उसके बाद भी अगर करेक्ट नहीं हो रही है तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। और अप्रोप्रिएट एक्शन इसमें क्या होगा कि वो चेक करेगा कि ऑडिटर की कोई लीगल राइट या फिर ऑब्लिगेशन तो नहीं है जिस वजह से वो क्या कर सके, अटेंशन ऑफ यूजर सीक कर सके फॉर हुम द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, यानी कि जिन जिन यूजर्स को, इंटेंडेड यूजर्स को उसने ऑडिट रिपोर्ट जारी की है उनके पास तो गलत इन्फॉर्मेशन चल गई, तो वो उनको कैसे, उस ऑडिटर का क्या हक या फिर क्या ड्यूटी बनती है उसकी कि वो उनका अटेंशन इस बात पे ले आए कि अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसस्टेटेड है, और ये बात उसे आफ्टर द इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पता चली है। अगला पॉइंट इसके अंदर आता है रिपोर्टिंग का। तो रिपोर्टिंग कैसे होगी 720 वाले बातों की, यानी कि अदर इन्फॉर्मेशन की, तो इसके ऊपर भी एक सेपरेट सेक्शन बनाएगा विद द हेडिंग अदर इन्फॉर्मेशन, और ये कहाँ पे प्लेसमेंट होगा इसका ऑडिट रिपोर्ट में, आफ्टर KEM पैराग्राफ। तो जो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ होते हैं उसके बाद में, जस्ट बाद में ये एक सेपरेट सेक्शन आएगा अदर इन्फॉर्मेशन का। उसमें सबसे पहले ऑडिटर को एक स्टेटमेंट देना है कि जो भी ये मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर इन्फॉर्मेशन, अदर
अदर इंफॉर्मेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, उसे एक स्टेटमेंट देना होगा कि ऑडिटर जो ओपिनियन दे रहा है एफएस के ऊपर वो कवर नहीं करता अदर इंफॉर्मेशन को, और इसीलिए ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन ऑन दी अदर इंफॉर्मेशन। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन बताना होगा ऑडिटर को। अगर सब कंपनीज के बारे में तो उसे ये बताना होगा कि जो भी प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट जो जो उसे इन्फॉर्मेशन मिली है वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो उसे आइडेंटिफाई करनी होगी। और इन केस जो एंटिटी है यानी कि जिसका वो ऑडिट कर रहा है वो एंटिटी अगर लिस्टेड एंटिटी है तो अदर इन्फॉर्मेशन जो एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी उसे बतानी होगी। यानी कि हम इसमें ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो लिस्टेड कंपनी होती है उनके केस में ही हमें आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी इशू करने के बाद भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ओवर अदर इन्फॉर्मेशन। लेकिन इन केस ऑफ अनलिस्टेड एंटिटी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग अदर इन्फॉर्मेशन कहाँ तक सीमित रह जाती है? जब तक कि उसको वो ऑडिटर रिपोर्ट इशू नहीं कर देता है तब तक ही। सिर्फ लिस्टेड कंपनी में जो भी उसे बाद में मिलने वाली है अदर इन्फॉर्मेशन उनका क्या क्या एक्सपेक्टेड स्टेटस है वो भी उसे मेंशन करना होता है। इसके बाद में उसे डिस्क्रिप्शन देना होगा कि ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। तो यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसे ऑब्टेन कैसे करना है, वो उसे रीड और कंसिडर कैसे करना है, और उसके रिस्पॉन्सेस कैसे होंगे, और अल्टीमेटली उसने कैसे रिपोर्टिंग कर रखी है, ये सारी उसको एक डिस्क्रिप्शन देना होगा ऑडिटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। उसके बाद में उसे बताना होगा कि जो भी अदर इन्फॉर्मेशन जो उसे प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट ऑब्टेन कर ली है तो उसके बारे में उसे अपनी बातें या फिर व्यूज रखने होंगे। अगर उसे कुछ भी मटेरियल इनकंसिस्टेंसी नहीं मिलती है तो उसमें एक स्टेटमेंट देना होगा कि ऑडिटर हैज नथिंग टू रिपोर्ट, यानी कि कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन में गलत नहीं है और वो कुछ भी पॉइंट पे एम्फसाइज नहीं करना चाहता, सारी चीजें सही है। लेकिन इन केस ऑडिटर कंक्लूड करता है कि देयर इज एन अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो फिर ऑडिटर को क्या करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा उस अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट के बारे में, ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी होगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन इस ऐसे में से आता है कि हमें एग्जांपल्स बताने हैं, एग्जांपल्स ऑफ अमाउंट और अदर आइटम्स दैट मे बी इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन। तो अदर इन्फॉर्मेशन में वो कौन कौन सी अमाउंट आ सकती है या वो कौन कौन सी अदर आइटम्स आ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी अमाउंट आ सकती है। तो उसके यहाँ पे हमारे पास 8 एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है समरी ऑफ की फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जैसे कि हम ईपीएस का जो स्टेटमेंट देते हैं, डिविडेंड वाला देते हैं, तो ये सारी चीजें अदर इन्फॉर्मेशन में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल है सेलेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा। तीसरा है स्पेशल आइटम्स, जैसे कि लिटिगेशन प्रोविजंस, असेट का इम्पेयरमेंट कुछ हुआ है तो, या फिर टैक्स एडजस्टमेंट या इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन प्रोविजंस कुछ है तो। फोर्थ पॉइंट आता है लिक्विडिटी एंड कैपिटल रिसोर्स इंफॉर्मेशन, लिक्विडिटी एंड कैपिटल रिसोर्स इंफॉर्मेशन। फिफ्थ है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या किया है बाय सेगमेंट या फिर डिवीजन का। 6 पॉइंट आता है ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट कुछ है क्या, तो उसके अंदर कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है। 7th पॉइंट है अमाउंट इन्वॉल्व इन गारंटीज, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, लीगल एंड एनवायरमेंटल क्लेम्स। और 8th पॉइंट आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल मेजर्स या फिर रेशोस, जैसे कि ग्रॉस मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें तो थी हमारी अमाउंट्स के अंदर। अब जब हम अदर आइटम्स की जो बात करते हैं उसके अंदर हमें क्या करना है, यूज़ करना है एक वर्ड डिस्क्रिप्शन। अब हमने जो 3-4 चीज़ें जो हमने अमाउंट्स वाले में पढ़ी थी वही बातें फिर से लिखनी है, लेकिन उनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देना होगा अदर आइटम्स में। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट। हमने ऊपर पढ़ा था ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट, उसी का यहाँ पे हमें अब डिस्क्रिप्शन देना है। दूसरा आ जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ गारंटीज। तीसरा आ जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वगैरह। तो ये 3 पॉइंट तो हमारे कॉमन ही हो गए दोनों आंसर में। इसके अलावा आपको अदर पॉइंट्स में लिखना है एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिटिकल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स या फिर अकाउंटिंग एजम्पशंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी और उनका डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें मोस्टली सबका डिस्क्रिप्शन बताना है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन बताना है ट्रेंड्स ऑफ मार्केट प्राइस का क्या ट्रेंड चल रहा है, फिर स्पेसिफिक सेगमेंट्स के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देना है, और सप्लाई और डिमांड कैसी चल रही है, फिर जनरल डिस्क्रिप्शन देना है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या है। इसके साथ ही साथ हमें बताना है कि मैनेजमेंट का क्वालिटेटिव असेसमेंट क्या क्या कर रखा है उसने, जो इम्पैक्ट पड़ा है न्यू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का। तो इसके साथ ही हमारा SA 720 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन फिनिश होता है।